1989 के अंत और 1990 की शुरुआत में जम्मू एंड कश्मीर की सेक्युरिटी सिचुएशन बहुत तेज़ी से खराब होने लगी। आर्म्ड मिलिटेंट्स ने कश्मीर वैली में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। इस दौर में JKLF सबसे एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स में से एक था। इस समय कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को खास तौर पर निशाना बनाया गया। पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, मॉस्क्यू लाउडस्पीकर्स और पब्लिक थ्रेड्स के जरिए कश्मीरी पंडितों को वैली छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। उस समय एक डरावना स्लोगन बहुत चर्चा में था, रालिव कालिव जा चालिव, जिसका अर्थ था या तो मिल जाओ या मर जाओ या कश्मीर छोड़ दो। टारगेट किलर्स ने पूरी कम्युनिटी में दहशत पैदा कर दी। सितंबर 1989 में टीका लाल टैपलू की हत्या हुई। 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गांजू को श्रीनगर में गोलियां मारकर मार दिया गया। जस्टिस नीलकंठ गांजू वही जज थे जिन्होंने JKLF फाउंडर मकबूल भट्ट को डेथ सेंटेंस दिया था। इन केस के बाद कश्मीरी पंडितों को यह समझ आने लगा कि वैली में रहना अब जानलेवा हो सकता है। हजारों परिवार अपने घर, जायदाद, नौकरियां, दुकानें और पीढ़ियों पुरानी जड़ें छोड़कर जम्मू, दिल्ली और दूसरी जगहों की तरफ जाने लगे। इसी हिंसक और डरावने बैकग्राउंड में सल्ला भट्ट की हत्या हुई। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल मर्डर नहीं था, बल्कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को साइकोलॉजिकल टेरर देने वाली घटना के रूप में भी देखा जाता है। सल्ला भट्ट का जन्म अनंतनाग के काजीबाग इलाके में एक मिडिल क्लास कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता शंभुनाथ भट्ट एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। वे पढ़े लिखे, संभले हुए और फैमिली वैल्यूज़ को महत्व देने वाले व्यक्ति माने जाते थे। सल्ला अपने घर की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए घर में उनकी पोजीशन सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की थी। परिवार उन पर बहुत भरोसा करता था। वे अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रोटेक्टिव और गाइडिंग फिगर थी। उनकी छोटी बहन सल्ला के बहुत क्लोज थी और उन्हें घर की हिम्मत मानती थी। काजीबाग उस समय अनंतनाग का एक पीसफुल और एजुकेटेड लोकेलिटी माना जाता था। यहाँ कश्मीरी पंडित फैमिलीज की बड़ी प्रेजेंस थी। यहाँ रहने वाले कई परिवार एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस और सोशल वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। सल्ला भी इसी माहौल में पली बढ़ी, जिसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर साफ दिखता था। बचपन से ही सल्ला कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ डिपेंडेंट स्वभाव की थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक वह डर कर पीछे हटने वाली लड़की नहीं थी। वह अपनी बात साफ तरीके से रखती थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंभीरता से लेती थी। उन्होंने अनंतनाग के एक सरकारी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन पूरी की। सल्ला पढ़ाई में अच्छी थी। उसकी असली इच्छा लोगों की सेवा करने की थी, इसलिए उन्होंने बाद में BSc नर्सिंग की डिग्री हासिल की और हेल्थ सर्विस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाया। उनके लिए नर्सिंग सिर्फ एक जॉब नहीं थी बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वह मानती थी कि पेशेंट की सेवा करना सबसे बड़ा फर्ज है। सल्ला अपने परिवार की आर्थिक और इमोशनल सपोर्ट भी थी। वह चाहती थी कि अपने जॉब के जरिए अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की मदद करें। इसलिए परिवार उन्हें सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि घर की स्ट्रेंथ के रूप में देखता था। इसी डेडिकेशन और सर्विस माइंडेड नेचर ने सल्ला को श्रीनगर के शेर-ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS जैसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टाफ नर्स बनने तक पहुंचाया। उस समय SKIMS सिर्फ कश्मीर का सबसे बड़ा तीसरा सतर का सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं था, बल्कि पूरी वैली के लिए एक महत्वपूर्ण हेल्थ इंस्टीट्यूट भी माना जाता था। SKIMS में जॉब मिलना उस समय एक रिस्पेक्टेबल अचीवमेंट था, खासकर एक यंग कश्मीरी पंडित वुमेन के लिए जो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। कुछ सोर्सेस में उनकी उम्र 25 साल और कुछ में 27 साल बताई जाती है। सल्ला अपनी ड्यूटी के दौरान हब्बा खाटून हॉस्टल में रहती थी, जो SKIMS कैंप्स से जुड़ा हुआ था। वह डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग और पेशेंट्स के प्रति सेंसिटिव नर्स मानी जाती थी। वह पेशेंट्स के साथ रिलीजन या बैकग्राउंड के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती थी। जब कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही थी, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, खासकर कश्मीरी पंडित, अपने जॉब्स को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सल्ला ने अपनी ड्यूटी जारी रखी। वह अपने परिवार से कहती थी कि कश्मीर हमारी धरती है और हमें डरकर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन SKIMS के अंदर भी माहौल बदल चुका था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि 1990 के दौर में SKIMS के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। कुछ कॉरिडोर्स और वॉल्स पर मिलिटेंट पोस्टर्स लगाने की बातें भी सामने आई। 1990 में जब कश्मीर में सिचुएशन खतरनाक हो गई, सल्ला के परिवार ने भी वैली छोड़ने का फैसला कर लिया। सल्ला के चाचा मोतीलाल भट्ट भी पहले जम्मू चले गए थे। उन्होंने सल्ला के पिता शंभुनाथ भट्ट से भी कहा था कि अब कश्मीर में रहना सेफ नहीं है, लेकिन सल्ला की जॉब SKIMS में थी। परिवार चाहता था कि वह पहले अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ले और फिर जम्मू आ जाएं। सल्ला ने भी यही सोचा कि वह अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके परिवार के साथ जुड़ जाएंगी। यही फैसला उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। अप्रैल 1990 में सल्ला भट्ट अपनी ड्यूटी पूरी करके हब्बा खातून हॉस्टल में थी। कुछ सोर्सेज में अबडक्शन की डेट 14 अप्रैल बताई जाती है, कुछ में 15 अप्रैल और कुछ में 18 अप्रैल का जिक्र मिलता है। लेकिन सभी सोर्सेज इस बात पर सहमत हैं कि अप्रैल 1990 के मध्य में JKLF से जुड़े आर्म्ड मिलिटेंट्स ने सल्ला भट्ट को हॉस्टल से ज़बरदस्ती अगवा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिटेंट्स एक वाइट मारुति कार में आए। वह हॉस्टल में घुसे और गन पॉइंट पर सल्ला को अपने साथ ले गए। उस समय कश्मीर में मिलिटेंट्स का डर इतना बड़ा था कि कोई भी ओपनली अपोज करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगवा होने के बाद सल्ला का अपने परिवार या हॉस्पिटल स्टाफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। अबडक्शन के बाद सल्ला भट्ट को कुछ दिनों तक एक अननोन लोकेशन पर रखा गया। उनके साथ इस दौरान क्या हुआ, इसका कोई ऑफिशियल आई विटनेस अकाउंट उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब उनकी लाश मिली तो बॉडी पर सीवियर टॉर्चर के निशान बताए गए। लाश की हालत बहुत खराब थी, पर बुलेट मार्क्स और टॉर्चर के निशान बताए गए। उनके हाथों और गर्दन के पास बर्न मार्क्स थे। कुछ अकाउंट्स में सिगरेट बर्न्स का जिक्र है। यह स्पष्ट था कि सल्ला को सिर्फ मारा नहीं गया था, बल्कि उनकी हत्या को एक पब्लिक वार्निंग बनाने की कोशिश की गई थी। उनके शर्ट पॉकेट या बॉडी के पास एक हैंड राइटिंग नोट मिला। इस नोट में JKLF ने सल्ला को पुलिस CID इन्फॉर्मर बताया और उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। नोट के अंत में JKLF से जुड़े 2 सिग्नेचर बताए गए। 19 अप्रैल 1990 को सौरा में सल्ला भट्ट की लाश मिलने के बाद पूरी वैली में डर और सदमे की लहर दौड़ गई। परिवार के लिए यह सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, बल्कि उस सामाजिक तबाही की शुरुआत थी जिसने अगले कई दशकों तक उनकी जिंदगी को प्रभावित किया। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद 20 अप्रैल 1990 की रात को उनकी लाश अनंतनाग स्थित उनके पुश्तैनी घर लाई गई। जब तक लाश घर पहुंचे उस समय तक गाजीबाग का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ कुछ ही महीने पहले यह इलाका कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी वाला एक शांत मोहल्ला था। वहीं अब ज़्यादातर परिवार अपनी जान बचाने के लिए जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों की तरफ जा चुके थे। सल्ला के अंतिम संस्कार के समय पूरे इलाके में सिर्फ 3 कश्मीरी पंडित परिवार ही बाकी रह गए थे। जब सल्ला भट्ट की मौत की खबर फैली तो कुछ स्थानीय मुस्लिम पड़ोसी परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। लेकिन अलग अलग गवाहियों और परिवार के बयानों के अनुसार हथियारबंद आतंकियों ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि कोई भी कश्मीरी पंडित परिवार के साथ हमदर्दी या सहयोग ना दिखाएं। इस धमकी का असर यह हुआ कि बहुत से लोग भले ही वह निजी तौर पर परिवार के साथ दुख साझा करना चाहते थे, खुलकर उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर सके। नतीजे के तौर पर सल्ला के परिवार को अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग अकेले ही करनी पड़ी। जिस समाज में पहले पड़ोसी दुख सुख में साथ खड़े होते थे, वहाँ अब डर ने इंसानी रिश्तों को भी खामोश कर दिया था। शोक का माहौल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि आतंकियों ने परिवार को और डराने की कोशिश की। अंतिम संस्कार के दौरान सल्ला भट्ट के पुश्तैनी घर की तरफ एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि इस घटना को लेकर भी सोर्सेज में कुछ अंतर मिलता है। एक पड़ोसी द्वारा बताया जाता है कि ग्रेनेड घर तक तो पहुंचा लेकिन फटा नहीं। दूसरी तरफ 2025 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में सल्ला के एक चचेरे भाई ने बताया कि ग्रेनेड फटा था और जोरदार धमाके ने परिवार में पहले से मौजूद दहशत को और बढ़ा दिया। क्योंकि इस संबंध में ऑफिशियल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए दोनों वर्जन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है।
लेकिन एक बात सभी सोर्सेज में कॉमन है, अंतिम संस्कार के दौरान भी परिवार को धमकाने और डराने की कोशिश की गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार आतंकियों का मकसद सिर्फ सरला की हत्या करना नहीं था, वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके परिवार को मौत के बाद भी सम्मान के साथ अंतिम रस्में करने का मौका न मिले। कुछ बयानों के अनुसार अज्ञात लोगों ने अंतिम संस्कार की रस्मों में रुकावट पैदा करने की भी कोशिश की। परिवार के बयानों के अनुसार उन्होंने सरला को फिर से इन्फॉर्मर कहते हुए दावा किया कि उन्होंने कई आतंकियों को मरवाया था। 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में मिलिटेंसी सिर्फ सड़कों या पब्लिक प्लेसेस तक सीमित नहीं रही थी। इसका असर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक भी पहुंच चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय हॉस्पिटल के अंदर भी JKLF से हमदर्दी रखने वाले या उससे जुड़े कुछ लोग एक्टिव थे। सरला को मिलिटेंट्स की तरफ से जॉब छोड़ने के लिए प्रेशर और थ्रेट्स मिल रही थी। उस समय कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा था। उन्हें कहा जाता था कि वह अपनी जॉब छोड़ दें या कश्मीर वैली छोड़कर चले जाएं। लेकिन सरला ने इन थ्रेट्स को मानने से इनकार कर दिया। वे अपनी ड्यूटी को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती थी। एक नर्स के रूप में वह पेशेंट्स की सर्विस को अपना फर्ज समझती थी। JKLF से जुड़े कुछ लोगों को सरला पर शक था कि वह पुलिस या CID को इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन में सरला के इन्फॉर्मर होने का कोई भी कंफर्म्ड एविडेंस नहीं मिला। उस समय कश्मीर में इन्फॉर्मर का लेबल बहुत डेंजरस होता था। किसी भी व्यक्ति को इन्फॉर्मर कहकर उसके खिलाफ हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते थे। सरला के केस में भी यही एलिगेशन लगाया गया। सरला का कश्मीरी पंडित होना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना और थ्रेट्स के बावजूद ड्यूटी ना छोड़ना, ये सारी बातें उन्हें मिलिटेंट्स की नज़र में ला रही थी। असल में सरला भट्ट को टारगेट करने के पीछे सिर्फ एक एलिगेशन नहीं था। वह एक कश्मीरी पंडित वुमेन थी, गवर्नमेंट सर्विस में थी और डर के माहौल में भी अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यही हिम्मत उन्हें मिलिटेंट्स के लिए एक सिंबॉलिक टारगेट बना रही थी। सरला भट्ट केस में यासिन मलिक का नाम रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में बार बार आया है। यासिन मलिक JKLF का प्रोमिनेंट लीडर था। 1989 के अंत और 1990 के शुरुआत में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF कश्मीर में सबसे प्रभावशाली हथियारबंद अलगाववादी संगठनों में से एक बन चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरला भट्ट की हत्या के समय यासिन मलिक SKIMS में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट था। कहा जाता है कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान वह इंजर्ड हुआ और फिर SKIMS में ट्रीटमेंट के लिए आया। उस समय JKLF की अगुवाई से जुड़े मुख्य चेहरों में यासिन मलिक, जावेद अहमद मीर, हामिद शेख और अशफाक वानी शामिल थे। इन चारों को कई हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में हजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। यासिन मलिक का जन्म 1966 में मेहजमा श्रीनगर में हुआ। जवानी के दौरान वह अलगाववादी राजनीति से जुड़ गया। 1987 की विधानसभा इलेक्शंस के बाद कश्मीर में पैदा हुए राजनीतिक असंतोष ने कई युवाओं को हथियारबंद एक्टिविटीज की तरफ धकेला। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यासिन मलिक और उसके कुछ साथी सीमा पर पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली। कश्मीर वापस आने के बाद वह JKLF की आर्म्ड मूवमेंट के प्रमुख लीडर्स में से एक बन गया। बाद में 1994 में यासिन मलिक ने पब्लिकली हथियारबंद संघर्ष छोड़कर पीसफुल पॉलिटिक्स करने का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले के दौर से जुड़े कई केसेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रिकॉर्ड्स में बने रहे। साल 2022 में NIA कोर्ट ने उसे टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी से जुड़े केसेस में गिल्टी ठहराते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। सरला भट्ट का केस 1990 के कश्मीर इंसर्जेंसी के दौरान वुमेन के खिलाफ हुई वायलेंस के वाइडर पैटर्न्स में भी देखा जाता है। कई ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में देखा गया है कि इस दौर में वुमेन को फियर और साइकोलॉजिकल प्रेशर के टूल के रूप में टारगेट किया गया। सरला भट्ट की हत्या के बाद FIR दर्ज की गई। अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये FIR निगीन पुलिस स्टेशन श्रीनगर में FIR नंबर 56/1990 के रूप में दर्ज हुई। लेकिन उस समय कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी। गवाह डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। कई परिवार वैली छोड़ चुके थे।
पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर भी मिलिट्री का बहुत प्रेशर था, इसलिए केस की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी। इस तरह सरला भट्ट केस 3 दशकों से ज़्यादा समय तक अनरिजॉल्वड रहा। 2017 में रूट्स इन कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की। इस पटिशन में 1989-1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हत्या और अत्याचारों की इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पटिशन रिजेक्ट कर दी। कोर्ट का व्यू था कि 27 साल बीत जाने के बाद एविडेंस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। 2023 में रूट्स इन कश्मीर ने दोबारा क्यूरेटिव पटिशन फाइल की, लेकिन ये पटिशन भी रिजेक्ट हो गई। इसके बावजूद कश्मीर पंडितों ने, ऑर्गेनाइजेशन और विक्टिम्स फैमिलीज ने जस्टिस की डिमांड नहीं छोड़ी। 12 अगस्त 2025 को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने सरला भट्ट केस को फिर से खोला। SIA ने श्रीनगर और कश्मीर वैली के 8 अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड्स फॉर्मर JKLF लीडर्स और उन लोगों के घरों पर की गई जो 1990 के दौर में JKLF से जुड़े हुए थे या केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते थे। इनमें जशीन मलिक और दूसरे JKLF लिंक्ड पर्सन से जुड़े लोकेशंस भी शामिल थे। SIA ने पुरानी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, FIR, विटनेस स्टेटमेंट्स, हैंडराइटिंग एविडेंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की फिर से जांच शुरू की, क्योंकि 1990 में ना तो स्मार्टफोन्स थे, ना CCTV, ना डिजिटल एविडेंस। इसलिए एजेंसी को हैंड रिटन नोट, सिग्नेचर्स, ओल्ड पुलिस रिकॉर्ड्स और विटनेस अकाउंट्स पर रिलाई करना पड़ा। SIA की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि सरला भट्ट के पुलिस CID इन्फॉर्मर होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। एजेंसी ने इस मर्डर को कश्मीरी पंडितों के खिलाफ टारगेटेड टेरर कैंपेन का हिस्सा माना। सरला भट्ट केस का सबसे सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड पहलू उनके साथ हुई अलेजेड सेक्सुअल वायलेंस से जुड़ा हुआ है। इस केस के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग क्लेम्स किए गए हैं, इसलिए इस हिस्से को बहुत केयरफुली समझना जरूरी है। घटना के बाद कुछ इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि सरला भट्ट के साथ मर्डर से पहले सेक्सुअल वायलेंस हुई थी। इन रिपोर्ट्स में ह्यूमन राइट वॉच और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं। कुछ लोकल विटनेस, कम्युनिटी अकाउंट्स और बाद में लिखे गए बयानों में भी बॉडी की कंडीशन के आधार पर ये एलिगेशन लगाया गया कि सरला के साथ ब्रूटल टॉर्चर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ 2025 में द प्रिंट की एक डिटेल्ड रिपोर्ट में सरला के फैमिली मेंबर्स के हवाले से ये बात सामने आई कि ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की क्लियर कंफर्मेशन नहीं की गई थी। SIA और पुलिस की तरफ से जारी किए गए रिसेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट में सरला भट्ट की टॉर्चर और मर्डर का जिक्र तो मिलता है, लेकिन सेक्सुअल वायलेंस के बारे में कोई भी क्लियर साइन नहीं मिलता। इसलिए इस केस में सेक्सुअल वायलेंस का एलिगेशन हिस्टोरिकल और कम्युनिटी मेमोरी का हिस्सा तो है, लेकिन लीगल रिकॉर्ड में इसकी फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिलती। यही कारण है कि ये पॉइंट आज भी डिस्प्यूटेड माना जाता है। लगभग 35-36 सालों के बाद SIA की तरफ से केस को फिर से खोलना सरला भट्ट के परिवार और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इंसाफ के रास्ते में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये केस बताता है कि हिस्ट्री के बरीड क्राइम्स को फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए दोबारा सामने लाया जा सकता है। सरला भट्ट का नाम कश्मीर के इतिहास में सिर्फ एक विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि उस करेज, ड्यूटी और ट्रेजेडी के सिंबल के रूप में याद किया जाता है, जिसने 1990 के कश्मीर की सच्चाई को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। सरला भट्ट की जिंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।